दिल्ली में इस वक्त एनडीए की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डिनर का भी आज कार्यक्रम है। एनडीए की इस बैठक में आज जो तस्वीर दिखी उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए होंगे। शाम 5 बजे का वक्त था जब पीएम मोदी मीटिंग के लिए अशोका होटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के नेता हाथों में गुलदस्ता लेकर खड़े थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी ने पीएम की अगवानी की। मीटिंग में जब मोदी पहुंचे तो 2 मिनट तक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। मोदी सहयोगी दलों के नेताओं से मिले और इस दौरान चिराग पासवान ने जब उनके पैर छुए तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। इससे पहले मीटिंग में एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण कुमार के साथ शामिल होने पहुंचे। आरएलजेडी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के नंबर 2 माधव आनंद को लेकर मीटिंग में पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने नवादा के सांसद चंदन कुमार को लेकर मीटिंग में शामिल हुए। मांझी, कुशवाहा और पासवान के दोनों कैंप को साध कर बीजेपी बिहार में 6% कुशवाहा वोटर, 6% पासवान वोटर और 4% मांझी वोटरों को पक्का कर आगे बढ़ रही है। यूपी में भी बीजेपी ने पूर्वांचल का किला सेट कर लिया है। मीटिंग में अपना दल की अनुप्रिया पटेल पहुंची तो निषाद पार्टी के संजय निषाद, ताजा एनडीए में वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी मीटिंग का हिस्सा बने। निषाद और अनुप्रिया तो पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। राजभर के आने से बीजेपी को उन इलाकों में फायदा होने की उम्मीद है जहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीटें मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जुलाई को लखनऊ में माननीय अमित शाह जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अलायंस में ले आइए, कि राजभर जी से बात करके उनको साथ ले आइए और साथ मिलकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतें। अब राजभर के साथ आने से बीजेपी को पूर्वी यूपी में फायदा मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र का किला तो बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को साथ लेकर साध ही लिया है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के छोटे दलों को बुलाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। तो एनडीए की बैठक चल रही है और दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। सीधा नीरज का रुख करते हैं ये जानने के लिए, नीरज अंदर से क्या खबर मिल रही है? जो निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, कहने में पार्टी बहुत बड़ी नहीं है। देखिए श्रीन, अभी जब बैठक चल रही है, बैठक में सभी 38 दलों के लोग शामिल हैं और जो मेरी जानकारी उसके अनुसार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश है, क्योंकि मुद्दा 2024 से 2024 में एक ऐसा गठबंधन बने। देखिए ये गठबंधन अगर आप देखें 38 पार्टियां हैं, इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो जिनका वोट परसेंटेज 1% से लेकर 17% तक का वोट बैंक रहा है राज्यों के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बड़ा दल है जिसके पास 303 लोकसभा की सीटें हैं, उसके अलावा हर राज्य में विधायक और तमाम बड़ा कुनबा है, ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि जो छोटी छोटी जातियों की पार्टियां हैं जिनका अपना वोट बैंक है वो कहीं छिटक कर बाहर जाएं। ऐसे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जो अपना कुनबा अपने दम पर वोट बैंक को बना के रखते हैं। तो भाजपा बेसिकली उन वोट बैंकों के जरिए अपनी सीटों को सुनिश्चित भी करना चाहती है और 2024 में तीसरी बार, और इसीलिए अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन आज एनडीए के लिए है। शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा नीरज, लौटेंगे आपके पास फिर से। तो एनडीए की बैठक 2 घंटे से चल रही है। 2 दिनों तक हुई विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी से मुकाबले के लिए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। सवाल यह है कि चुनाव में एनडीए और इंडिया कौन किस पर होगा भारी।
एक तरफ 26 विपक्षी दलों की मीटिंग बेंगलुरु में हो चुकी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में 38 दलों के साथ एनडीए की मीटिंग। नंबर के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन 2024 के दंगल में कौन भारी पड़ेगा, जोड़ तोड़ और सारा गुणागणित उसी के लिए है। बेंगलुरु में विपक्ष की जो बैठक हुई है, उसमें सबसे बड़ी खबर ये निकली है कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम तय कर लिया है। INDIA शॉर्ट फॉर्म पढ़ने और लिखने में इंडिया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 2024 में एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम यही रखा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। विपक्षी गठबंधन के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सुशील मोदी की आई। ट्विटर पर लिखा, इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। फिलहाल नाम पर फैसला हो गया है। अब आगे की चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां एनडीए के खिलाफ हर सीट पर इंडिया का उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति पर बात होगी। हर राज्य के लिए सीट बंटवारे की अलग अलग रणनीति पर विचार, साथ ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जाएगी। It is a great achievement for us that all 26 parties together they solved many problems of the country shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators and 11-member name will be announced there. चर्चा थी कि बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन के संयोजक का फैसला होगा, लेकिन अगली बैठक तक के लिए इस पर फैसला टल गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेंगलुरु से जैनेंद्र जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जैनेंद्र, 2 दिनों का ये मंथन नाम तय करने के अलावा और क्या कुछ तय कर पाया विपक्ष? देखिए, नाम के अलावा संयोजक भी तय होना था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नाम तय करने को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि संयोजक तय नहीं हो पाया और इसीलिए मुंबई में संयोजक का ऐलान किया जाएगा, ये बता दिया गया है। संयोजक की रेस में सबसे आगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्ष के जो गठबंधन में शामिल कुछ दल हैं, उनका मानना है कि नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस रेस में माना जा रहा है। बहरहाल ये मुंबई में तय होगा। अगस्त के महीने में मुंबई में विपक्षी दलों की अगली बैठक होगी। 2 दिनों के मंथन से नाम सामने आया है। नाम बड़ा ही चर्चा में, जब से ऐलान हुआ है तब से ही चर्चा में है, इंडिया। हालांकि इसकी जो पेचीदगियां हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या फिर कॉमन मिनिमम एजेंडे की बात हो, इन तमाम चीजों के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। और चूंकि अभी चुनाव में वक्त है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो विपक्षी गठबंधन है वो अपनी रणनीति जो है उसका मुंबई में, और उसके फिर आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। लेकिन देखिए, एक सवाल अब यहाँ पर कि क्या नीतीश कुमार के साथ गेम हो गया है? विपक्षी एकता के सूत्रधार बने नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे, तो ये सवाल उठने लगे। उम्मीद की जा रही थी कि आज नीतीश कुमार को विपक्षी कैंप का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन यह ऐलान हो नहीं पाया और सवाल तो स्वागत में लगे पोस्टर पर भी उठ रहे हैं। जून को बिहार के भागलपुर जिले में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिर गया था। ये उसी की तस्वीर है। अब 45 दिन बाद ये पुल पोस्टर की शक्ल में नीतीश कुमार के सियासी भविष्य के पीछे पड़ गया है। जिस बेंगलुरु में 2 दिनों से देश के तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है, उस बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ रातों रात इस तरह के पोस्टर लग गए। सुल्तानगंज पुल गिरने की घटना को मुद्दा बनाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ लिखा गया, द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कंटेंडर। सवाल ये कि पोस्टर लगवाए किसने और इस पोस्टर के लगने के मायने क्या हैं, जरा उसे समझिए। पोस्टर के जरिए
नीतीश कुमार की विकास पुरुष वाली छवि पर चोट की कोशिश है। करप्शन से समझौता नहीं करने वाली छवि पर निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। बात सिर्फ खिलाफ में लगे पोस्टर तक की होती तो 1 मिनट के लिए शक की सुई विरोधियों पर जाकर रुक जाती, लेकिन बेंगलुरु में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह ने कार से जब शहर में लगे स्वागत वाले पोस्टर्स का जायजा लिया तो जानकारी हैरान करने वाली मिली। तमाम नेताओं के पोस्टर्स स्वागत में नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर्स जब मैं करीबन 4-5 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा हूं, ये देखिए जयंत सिंह, उसके बाद कहीं जाकर के एक बड़ा ढूंढने पे नीतीश कुमार का एक पोस्टर मिल रहा है। वो नीतीश कुमार जिनको ये चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया जा सकता है, वो भी इच्छुक है शायद। बेंगलोर की सड़कों पर तमाम दूसरे नेताओं के तो बड़े बड़े कटआउट्स कई सारे लगाए गए। नीतीश कुमार का पोस्टर ढूंढने पे कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कोई एक पोस्टर मिल रहा है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में जिस जगह पर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई उसके आसपास भी नीतीश के कम पोस्टर लगे थे। बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर्स ला करके लगा दिए गए थे जिसमें नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार किया गया था। अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स, सुल्तानगंज में जो पुल हादसा हुआ था 2-2 दफा, उसको लेकर के उसके हवाले से नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया था और उसमें लिखा गया था कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। ये भी लिखा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंडर वाटर ब्रिजेस बनाता है। बीजेपी को इसी बहाने हमले का मौका मिल गया। सुशील मोदी ने कल ही कह दिया था कि नीतीश हाशिए पर चले गए हैं और विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2-2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व तो बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। अब जरा बेंगलुरु में मीटिंग के अंदर में जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी उसे भी देखिए। पहली तस्वीर कल शाम की है। इसमें नीतीश कुमार के एक तरफ राहुल गांधी बैठे दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार के एक तरफ खड़गे तो बैठे थे लेकिन राहुल गांधी उनसे दूर हो गए थे। इन दोनों तस्वीरों के मायने क्या है, फैसला आप खुद कर लीजिए। विपक्ष की पहली बैठक पिछले महीने जो पटना में हुई थी उसमें नीतीश कुमार करता धरता थे। नीतीश कुमार की कोशिश से ही विपक्षी दलों में एकता के लिए मुहिम की शुरुआत हुई, लेकिन लग रहा है कि 25 दिनों में ही नीतीश कुमार विपक्ष के सेंटर पॉइंट से बाहर हो गए हैं। तो एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ एनडीए है। विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है, एनडीए की बैठक जारी है, लेकिन दोनों की ताकत आखिर क्या है इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बात सबसे पहले एनडीए की कि कौन कौन शामिल है। देखिए यहाँ पर ये तमाम पार्टीज, बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट, आरपीआई, एआईएडीएमके, अपना दल एस और उसके साथ एसबीएसपी, फिर इसी के साथ निषाद पार्टी, आरएलजेपी, एलजेपी, रामविलास, हम, आरएलजेडी, आजसू, जीएनएलएफ और इसके अलावा जेजेपी, एचएलपी, अकाली दल संयुक्त ढींढसा, जनसेना, समगण परिषद, यूपी, पीएल, एनडीपीपी, बीडीजेएस, ये वो तमाम पार्टियां हैं। कुल मिलाकर 38 ऐसे दल हैं जो एनडीए में शामिल है और एनडीए इसीलिए इसके जरिए अपनी शक्ति दिखा रही है। अब इंडिया, जिसे नाम आज ही दिया गया है, विपक्ष की तरफ से एक सहमत हुए हैं इंडिया नाम को लेकर। ताकत किस तरीके से देखिए, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, पवार गुट, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई और इसके साथ तमाम यहां पर जितनी ये 26 पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये ताकत है उस गठबंधन की। विपक्ष ने जो अपना गठबंधन बनाया है जिसे नाम दिया गया है इंडिया, दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर राज्य की सियासत इस वक्त गर्म है। कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। सवाल यह कि घोटाले का सच आखिर क्या है। हफ्ते भर से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह से धरना प्रदर्शन और बवाल चल रहा है। मामला पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़ा हुआ है। आरोप लग रहा है कि इस परीक्षा के रिजल्ट में घोटाला हुआ। मधुलता गढ़वाल नाम की लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पास होने के लिए पैसे देने की बात कबूल है। अभी तक चल रहा है कि मैंने 15 लाख दिए, 15 लाख की वजह से मेरे को ये सब हो रहा है।
मतलब मेरे मेरिट में नाम आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कोई ऑफ़र दे तो आप नहीं मानेंगे क्या? तो मैंने माना, मेरे पापा ने भी माना, सबने माना। ऐसा कोई ऑफ़र अगर आपको करेगा तो आप क्यों नहीं मानेंगे? तो मैंने माना। वायरल हो रहे वीडियो का सच क्या है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। वैसे चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पटवारी घोटाले की तुलना चर्चित व्यापम घोटाले से हो रही है। प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक महाघोटाला हुआ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए। आरोप है कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में बैठकर परीक्षा देने वाले 7 सफल छात्र टॉप 10 लिस्ट में। ये कॉलेज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। इसी परीक्षा केंद्र से करीब 114 लोगों का चयन हुआ है। इसी के बाद शक बढ़ा और फिर जिनका चयन नहीं हुआ था उन्होंने मोर्चा खोला, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए और रिजल्ट पर रोक लगाने का फैसला किया। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं। 1 सेकंड नहीं लगते हुए जानकारी में जैसे ही आया कि इस प्रकार के कोई सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं या इस पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस व्यवस्था को रोकने का काम और इसकी गहराई से जांच होगी, ये उन्होंने जारी किया है। फिलहाल जांच तो हो रही है, लेकिन अब तक की जो कड़ियां जुड़ रही हैं, वो घोटाले के संकेत दे रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उन पर बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं और अधिकतर भर्ती परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ गई हैं। उधर सरकार है कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने की बजाय भर्ती परीक्षा कराने वाले इस दफ्तर का नाम बार बार बदल रही है। पहले इसे व्यापम कहा जाता था, फिर ये पीईबी हुआ यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब इसका नाम कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। मगर पटवारी भर्ती परीक्षा में जिस बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, उसने एक बार फिर इस संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।